अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो कर रहे थे। उसके दो टॉपिक्स हम कर चुके हैं और ये थर्ड वन होगा जो कि रिलेटेड है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि लाइक फोर्सेस और अनलाइक फोर्सेस का मतलब क्या हो गया कि लाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस वो पैरेलल फोर्सेस होती हैं दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे से क्या हो, वो पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलल। लाइक अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो इफ देर इज एन ऑब्जेक्ट एंड इफ वी आर अप्लाइंग टू फोर्सेस, एक फोर्स F1 अप्लाई कर रहा हूँ और एक फोर्स F2 अप्लाई कर रहा हूँ। इफ दीज टू फोर्सेस हैविंग पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन, अगर ये एक दूसरे से पैरेलल है, आया कि इनके मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, अगर ये एक दूसरे से पैरेलल है तो ये लाइक पैरेलल फोर्सेस कंसीडर की जाएंगी। तो यहां पर भी देखिए कि अगर मैं किसी कंटेनर में एप्पल्स रख देता हूं तो ये लाइक पैरेलल फोर्स, बिकॉज ऑल वेट्स ऑफ द एप्पल्स आर एक्टिंग डायरेक्टली डाउनवर्ड्स। तो ये जितनी भी फोर्सेस बनेंगी ये एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल हों। इफ ऑल द फोर्सेस आर पैरेलल तो इट इज सेड टू बी अ लाइक पैरेलल फोर्स। इन द सेम मैनर, यानी कि लाइक का मतलब क्या हो गया कि उनकी डायरेक्शन, यहां पे जो कॉन्सेप्ट लाइक का है, ये वाला लाइक, इसका मतलब क्या है कि इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम है। डायरेक्शन सेम है। लाइक का मतलब क्या है, हैविंग सेम डायरेक्शन। और पैरेलल का मतलब क्या है कि देयर लाइन ऑफ एक्शंस आर पैरेलल। पैरेलल जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो उनके लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल होने का ये। और लाइक का मतलब क्या है, हैविंग सेम डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन भी क्या हो, सेम। इन द सेम मैनर हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस भी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि इफ वी आर हैंगिंग एन एप्पल विद अ स्ट्रिंग, तो बताते हैं आपके वेट ऑफ द एप्पल इज डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है डब्ल्यू। जो टेंशन इन अ स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगा वो अपवर्ड्स होगा। नाउ दीज टू फोर्सेस, फर्स्ट वन इज एक्टिंग अपवर्ड एंड द सेकंड वन इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ये जो दो फोर्सेस हैं, इसमें से एक टेंशन है और एक वेट ऑफ द एप्पल है। नाउ दीज टू फोर्सेस आर ऑल्सो पैरेलल। देखिए लाइन ऑफ एक्शन सेम हो भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तब भी क्या कंसिडर किया जाएगा, पैरेलल कंसिडर। दीज टू फोर्सेस आर पैरेलल, बट विद द पैरेलल फोर्सेस दीज फोर्सेस हैविंग देयर ऑपोजिट, इनकी डायरेक्शंस क्या है, जस्ट ऑपोजिट है। तो अगर दो फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए और इसके बावजूद वो पैरेलल हो तो फिर उसको हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अनलाइक का मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट, और लाइक का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन शुड बी द सिमिलर और द सेम वन। तो बिल्कुल इसी तरीके से इफ अ बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल, तो वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग डायरेक्टली डाउनवर्ड्स एंड ऑपोजिट रिएक्शन आर की वैल्यू जो है, तो ये भी दोनों एग्जांपल होंगी अनलाइक पैरेलल। तो हमारे पास कई एक एग्जांपल्स हो सकती हैं लाइक एंड अनलाइक। नाउ इफ देयर इज अ स्टिक, एक स्टिक है और इस रॉड के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, फर्स्ट वन F1 है और फर्स्ट सेकंड F2 है। अब देखिए दीज टू आर ऑल्सो भी पैरेलल, लेकिन सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये तो पैरेलल फोर्सेस हो गई, डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, तो फिर ये कहलाएंगी पैरेलल अनलाइक फोर्सेस, यानी कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो देखिए भाई, जब हम हमारे पास लाइक फोर्सेस आया था तो ये था, एंड फॉर द केस ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस व्हिच आर पैरेलल, पैरेलल तो हो बट देयर डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट टू वन अनदर, एक दूसरे के क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वेक्टर एडिशन है, ये हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं। इसको हम यहां से स्किप करेंगे और आगे चले जाएंगे नेक्स्ट। अच्छा, टॉर्क हम देख चुके हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब बॉडी इज कम, देखिए देर इज अ बॉडी विच इज सेट टू बी अ रिजिड बॉडी। एक बॉडी होती है जिसको हम रिजिड कहते हैं। रिजिड बॉडी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अ बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिल के बना होता है। यानी कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना हुआ होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं दैट कंस्ट्रक्ट और फॉर्म एन ऑब्जेक्ट, जिसको हम पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह भी कहते हैं।
द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पेयर्स ऑफ द पार्टिकल्स डू नॉट चेंज। अब अगर एक रिजिड बॉडी है, सपोज के एक ऑब्जेक्ट है, ये क्यूबिकल क्यूब शेप का है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं, तमाम पार्टिकल्स जो हैं, उनका डिस्टेंस आपस में वेरिएट नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तभी तो एक सर्टेन शेप अटेन किया हुआ है इसने। एक खास शेप अटेन करने का मतलब क्या है कि इनके डिस्टेंसेस जो हैं वो आपस में वेरिएट नहीं हो रहे हैं। डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज, तब्दील नहीं हो रहा बाय अप्लाइंग। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स भी अप्लाई करूं तो ये रिजिड उस वक्त कहलाएगी जब ये अपनी शक्ल को तब्दील, मसलन देखिए ये टैप है, टैप के ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो क्या टैप मुड़ जाता है? अगर नहीं मुड़ता तो इसका मतलब क्या है, द बॉडी इज सेड टू बी अ रिजिड वन। लेकिन अगर एक रबर बैंड है, इलास्टिक है, एक रबर बैंड है ऐसे, और इसको मैं खींचूं और ये एक्सपेंड हो जाए, एक्सपेंशन आ जाए इसमें, तो फिर ये नॉन रिजिड बॉडी होगी। तो हम क्या पढ़ते हैं, रिजिड बॉडी इज द वन दैट इज नॉट डिफॉर्म्ड, जिसकी शक्ल तब्दील ना हो, जिसकी शेप चेंज ना हो, शेप जो है वो अनचेंज्ड रहे। चेंज, ठीक है। फोर्स एक्ट करने से अगर उसकी शक्ल तब्दील नहीं हो रही है तो वो रिजिड, वरना इलास्टिक बॉडी कंसीडर किया। अब एक्सेस ऑफ रोटेशन आप पढ़ चुके हैं कि द पॉइंट एट विच द ऑब्जेक्ट रोटेट्स इज कॉल्ड द एक्सेस ऑफ रोटेशन। अच्छा, ये टॉपिक हम कर चुके हैं, इसकी वीडियो अपलोड हुई भी है। तो जहां से अभी हमने स्टार्ट करना है वो है आपके पास ये सेंटर ऑफ मास। अब आप देखिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, द पॉइंट एट विच द होल मास इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मैं ये कह सकता हूं पॉइंट एट विच होल body divided into two parts, two equal parts, equal parts। देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे करके बना हुआ, तो अगर मैं देखूं तो इसका, मुझे इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट या ऐसे डिवाइड करना है कि जितना मैस इधर आपके पास आए उतना ही, यानी कि अगर ये वाला पार्ट देखा जाए मैथ्स का, ये वाला पार्ट अगर आप देखें मैथ्स का, ठीक है, मैंने इसको अगर डिवाइड कर, तो ये पार्ट मैथ्स का और ये पार्ट मैथ्स का, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर दोनों पार्ट्स आपके पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, एक मिनट बेटा, ये दोनों पार्ट्स आपके पास क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो अगर पार्ट्स आपके पास दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि द पॉइंट इज सेड टू बी द सेंटर ऑफ इट्स मास। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ इट्स मास। इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ इट्स मास विच डिवाइड द होल बॉडी इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मैसिव के रिलेटिवली दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर। अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरीके से ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप देखें तो यहां पे देखिए सेंटर ऑफ मास को इन्होंने कैसे डिफाइन किया। सपोज कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी बी के ऊपर एक हैवी मास लगा हुआ है और ए पे, और इसको एक स्टिक से कनेक्ट कर दिया गया। अब ये देखिए कि अगर मैं बिल्कुल स्टिक के सेंटर में लेता हूं तो देखिए यहां पे मास लेस है और यहां पे मास मोर है। तो इसका मतलब क्या है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मास यू विल हैव टू, दिस पॉइंट विल हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स हैवियर ऑब्जेक्ट। मैं इसको घुमाता घुमाता यहां तक लाया, तो अब मैंने ये देखा कि इस स्टिक के मास ने और इस मास ने, यानी कि ये वाला जो पूरा पार्ट आ रहा है, इसका अगर आप मास कैलकुलेट करें और इसका मास कैलकुलेट करें तो यू विल गेट द सेम मास। आपके पास मास क्या आने लगेगा, सेम आने लगेगा। तो अगर आपके पास मास यहां पर सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि द पॉइंट एट विच द होल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, दिस पॉइंट इज सेड टू बी द पॉइंट ओ। मैं उस पॉइंट को क्या, कौन सा पॉइंट कह रहा हूं, पॉइंट ओ कह दिया मैंने, जिस जो कि इस पूरी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या कर रही है, डिवाइड कर। अब आप देखिए कि इफ वी प्लेस द सेम ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली प्लेस करता हूं, कहां पर, किसी
स्पेस के अंदर मैंने इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ठीक है। नाउ इफ यू अप्लाई द फोर्स हियर इन सच अ वे कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पासिंग थ्रू दैट सेंटर ऑफ मास, ये जो था ये इसका क्या था, सेंटर ऑफ मास था। नाउ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, आपने एक फोर्स अप्लाई की जिसका लाइन ऑफ एक्शन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। If it is passing through the center of mass, then object starts move linearly. Object कैसे move करने लग जाएगा, linearly. The point, if your force is passing through the center of mass, object starts moving linearly. लेकिन अब आप देखिए कि यहां पे कॉन्सेप्ट क्या दिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट ये दिया जा रहा है द सेंटर ऑफ मास इज सच अ पॉइंट। यहां पे क्या कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास असल में वो पॉइंट होता है, ठीक है, वेयर एन अप्लाइड, जिस पॉइंट पे जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूं कॉजेज द सिस्टम, तो उस वक्त जो सिस्टम होता है वो मूव करता है बगैर किसी रोटेशन के। विदाउट रोटेशन का मतलब क्या हो गया, लीनियरली। विदाउट रोटेशन का मतलब क्या हो गया कि सिस्टम जो है वो लीनियरली मूव करता है। तो देखिए इट इज द पॉइंट व्हेन वी अप्लाई द फोर्स एट अ पॉइंट ऑफ एट अ सेंटर ऑफ मास, ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूव लीनियरली। अब आप ये देखिए कि इफ वी आर अप्लाइंग द फोर्स व्हिच इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इट्स मास, व्हाट विल हैपन। तो जब आप ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो देखिए ये वाला हिस्सा जो है इसने क्या करना शुरू कर दिया है, रोटेट करना शुरू कर दिया। तो रोटेशन वुड बी देयर, you will find rotation if your line of action is not passing through, यानी कि उससे पास अगर मैं नीचे भी करूंगा तो देखिए इसकी रोटेशन इस तरफ स्टार्ट हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट, यानी कि सेंटर ऑफ मास को हम वेट के थ्रू डिफाइन नहीं करते, बल्कि वो पॉइंट कहते हैं जिस पॉइंट के ऊपर अगर फोर्स लगाई जाए तो ऑब्जेक्ट विदाउट रोटेशन क्या करने लगे, मूव करने लगे। अब इसी सेंटर ऑफ मास को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट that point according to the weight or the gravity. The point, एक ऐसा point where the whole weight of the body is going to be acted, is up here vertically downwards is called center of gravity of that. यानी कि आप देखिए कि होता असल में ये है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया लेकिन हम ये कह सकते हैं कि देखिए दिस इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग स्मॉल, बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स दिखाई दे रहे। देखिए इसका एक सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं पे लाई करेगा। होता यह है कि ये सबके सब पॉइंट्स इंडिविजुअली ग्राउंड की तरफ एक्ट नहीं करते, बल्कि ऑल फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस होती हैं दैट इज गोइंग टू बी गैदर्ड एट दैट पॉइंट। तमाम की तमाम फोर्सेस जो होती हैं वो उस एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ क्या होती हैं। इसी तरीके से यहां पर भी तमाम फोर्सेस क्या होंगी, गैदर होंगी कहां पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जमा हो जाती है देन इट इज एक्टिंग डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, और जब ये डाउनवर्ड्स एक्ट करते हैं तो आपके पास क्या चीज आ जाती है, इंटायर वेट ऑफ द बॉडी। तो द पॉइंट एट विच होल, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे इस बॉडी का पूरा वेट एक्ट करे, अपीयर हो एक्ट करता हुआ, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी एक्टेड, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ, अच्छा यही सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही ऑब्जेक्ट की कहलाता है। यानी कि इफ वी प्लेस द सेम ऑब्जेक्ट इन स्पेस, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को उठा के कहां ले जाऊं, स्पेस में ले जाऊं, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेंटर ऑफ मास। किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास में। और अगर आप उसको अर्थ के ऊपर ले आएंगे तो वही सेंटर ऑफ मास कंसीडर किया जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बोथ पॉइंट्स आर द सेम। अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिकल, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, जो कि सिमेट्रिकल हो, ठीक है, यानी कि उनकी एक फिक्स्ड स्पेसिफाइड शेप जो हम पढ़ते हैं वो, मसलन एक मीटर रॉड है। अब मीटर रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद रखिएगा सेंटर में, अगर ये मीटर रॉड है तो इसका मतलब ये हो गया कि 50 सेंटीमीटर के ऊपर इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि यहां से यहां तक 50 सेंटीमीटर आएगा और यहां से यहां तक 50 सेंटीमीटर एग्जिस्ट करना, ठीक है। तो दैट वुड बी द मिडल और द मिड पॉइंट। ये क्या कहलाएगा, इसका मिड पॉइंट कहलाएगा। अच्छा नीचे आइए तो आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ फिक्स शेप, कुछ शेप्स दी हुई हैं फिक्स्ड, और कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए इफ वी टॉक अबाउट अ स्क्वायर, कि स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा, तो सेंटर ऑफ मास स्क्वायर का इधर ही होना चाहिए, बिल्कुल बीच में। रीजन क्या है, क्योंकि अब आप देखिए
यहां से इसके तमाम कॉर्नर जो हैं वो इक्वी डिस्टेंट हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स, यानी कि इसका डायगोनल और इसका डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ स्क्वायर। अगर एक सर्कल है तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो उसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। इसी तरीके से रेक्टेंगल के भी जो डायगोनल्स होंगे वो आपके पास क्या फॉर्म कर रहे हैं, सेंटर ऑफ। अच्छा, यहां पे देखिए व्हाट वी आर ड्राइंग हियर, वी आर ड्राइंग हियर, ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं मीडियन। और ये मीडियन कैसे ड्रॉ किया जाता है कि फर्स्ट वी विल टेक, इफ वी वांट टू ड्रॉ अ मीडियम फ्रॉम दैट पॉइंट, इस पॉइंट से मैंने मीडियम ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट लेंगे इस साइड का एंड देन वी विल ड्रॉ दैट लाइन। तो ये मीडियम के इंटरसेक्शन के ऊपर, इंटरसेक्शन ऑफ अ मीडियम, आपको क्या चीज मिलेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा। यानी कि हर साइड का मीडियन अगर आप इंटरसेक्शंस ले लेंगे तो यू विल गेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का। इसी तरीके से अगर एक रिंग है, या आपको क्या दिया गया, एक रिंग है, तो जिस तरीके से सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में होता है, वैसे रिंग का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा, उसके सेंटर में होगा। तो यहां आपको नो। इसी तरीके से अगर आपके पास एक सॉलिड, यूनिफॉर्म सॉलिड हॉलो सिलेंडर है, अगर एक सिलेंडर है, चाहे ये फिल्ड है चाहे ये हॉलो है, दोनों सूरतों, तो सिलेंडर का सेंटर पॉइंट आएगा, यानी कि पहले आप इसके क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे तो ये आपके पास सेंटर पॉइंट आएगा, इसका सेंटर पॉइंट ये आएगा, देन यू विल मेक अ लाइन, आप एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे एंड द मिड पॉइंट ऑफ दैट एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर कहलाता है। तो मैं क्या कहूंगा, मिड पॉइंट ऑफ सिलेंडर, मिड पॉइंट ऑफ सिलेंडर एक्सिस, जो सिलेंडर का एक्सिस है ये वाला, इसका जो मिड पॉइंट होगा, दैट विल शो यू द सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिलेंडर। तो ये तो फिक्स्ड शेप होगी। नाउ इफ वी हैव एन इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट की शेप क्या हो, इर्रेगुलर, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा कुछ इस तरीके का बताया हुआ हो, ये ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट दिया हुआ, तो उसके सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू विल डू, आपने पहले एक वे नेल को इंसर्ट कर देना है, कहां पर, वॉल में, दीवार में लगा देनी है नेल। फिर इसके 3 कॉर्नर्स के ऊपर आपने होल करने, ए बी एंड सी। आपने एक होल ए कर दिया, एक होल बी कर दिया और एक होल सी कर दिया। फिर आपने क्या करना है कि इसको होल ए के थ्रू क्या कर देना है, ऐसे हैंग करना है इसमें कि ये फ्रीली रोटेट, ये फ्रीली हैंग करना है, आपने इसे फ्रीली हैंग कर देना कि ये अपने ग्रेविटी की बेस पे ये क्या कर सके, मूव कर सके। देन यू विल यूज अ प्लम्ब लाइन। अब आप यहां पे क्या चीज इस्तेमाल करेंगे, एक प्लम्ब लाइन यूज करेंगे। प्लम्ब लाइन कैसा होगा, एक ऐसा वर्टिकल, एक, यानी कि प्लम्ब लाइन जो होता है वो एक मैसिव ऑब्जेक्ट होता है जो कॉनिकल शेप का होता है एंड इट इज यूज्ड, इस तरीके का होता है, मेटालिक। और वो किस लिए इस्तेमाल होता है कि आपकी ग्रेविटी के बेस पे ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता। तो आप क्या करेंगे, एक थ्रेड के जरिए इस प्लम्ब लाइन को आप क्या कर देंगे, हैंग कर देंगे, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हैंग हो जाएगा। तो आपने क्या किया, 2 पॉइंट्स यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट यहाँ लगाया। अब यही प्रोसेस आपने क्या करना है, बी से भी रिपीट करना है। उसके 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, जहां आप उन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो यू विल गेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब देखें नीचे इन्होंने इसको मेंशन किया हुआ है, देख रहे हैं आप, ये कार्ड इन्होंने लिया है रेगुलर शेप का, इन्होंने पहले पॉइंट ए के ऊपर लगा के हैंग करके प्लम्ब लाइन, देखिए ये प्लम्ब लाइन है, प्लम्ब लाइन, इसके थ्रू पहले 2 पॉइंट्स यहाँ पे और यहाँ पे लगा दिए, फिर बी के थ्रू लगाए और फिर सी के थ्रू लगाए। तो द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज लाइन विल शो यू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट। यानी कि ये वो पॉइंट होगा, एट दैट पॉइंट वी कैन बैलेंस्ड, हम क्या कर सकेंगे, बैलेंस कर सकेंगे एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप बैलेंस करना चाहें तो वो बैलेंस्ड इजीली हो जाएगा यहां, सही। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच वी कैन बैलेंस एन ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको किसी पेन या किसी पेपर पे बैलेंस करना चाहें तो आप इजीली इसे बैलेंस कर सकते। अच्छा, उसके बाद जो अगला टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू कपल। अभी हमने कपल से पहले लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस पढ़ी थी, हमने लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस पढ़ी थी।
यही लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ही आपके पास क्या चीज कंस्ट्रक्ट करती हैं, ये कंस्ट्रक्ट करती हैं आपके पास क्या चीज, कपल। लेकिन कपल के लिए जरूरी है कि द फोर्सेस शुड बी अनलाइक, कपल के लिए जरूरी है कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो होती हैं ये फॉर्म करती है क्या चीज, कपल फॉर्म। अब देखिए, इफ फोर्सेस आर अनलाइक एंड पैरेलल टू वन अनदर देन दे फॉर्म अ कपल। लेकिन कपल के लिए जरूरी है कि दीज टू फोर्सेस मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड अ कपल। कपल कब फॉर्म करेंगे, जब उनके मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम। मसलन एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने 5 न्यूटन फोर्स यहां पे अप्लाई की, 5 ही न्यूटन फोर्स मैंने यहां पे अप्लाई किया। नाउ दीज टू फोर्सेस आर पैरेलल टू वन अनदर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट यानी कि सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वो क्या चीज फॉर्म करेंगी, कपल फॉर्म करेंगी। तो अब आप यहां पे देखें कि कपल की फॉर्मेशन के लिए अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो और दो हो ऑफ द सेम। इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि इनके मैग्नीट्यूड्स क्या हो, सेम, बट नॉट अलोंग द सेम, लेकिन इनकी लाइन जो है वो सेम ना हो, इनके मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन ये सेम। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमने देखा है, दिस इज नॉट अ कपल, इट इज नॉट फॉर्मिंग अ कपल, क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गई है, सेम हो गई है। यहां पे अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन इसकी ड्रॉ करता हूं तो आपको नजर आएगा कि लाइन ऑफ एक्शन इसकी क्या है, सेम है। यहां पे क्या है कि इट्स लाइन ऑफ एक्शन शुड नॉट बी द सेम वन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कपल फॉर्म करने के लिए व्हाट वी विल हैव टू डू, हम क्या करेंगे, हमने करना यह है कपल फॉर्म करने के लिए कि सपोज इट इज एन ऑब्जेक्ट, द फर्स्ट फोर्स इज एक्टिंग डायरेक्टली डाउनवर्ड्स एट सेकंड फोर्स इज एक्टिंग डायरेक्टली अपवर्ड्स, बोथ फोर्सेस हैविंग, अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी कितने न्यूटन हो, 5 न्यूटन। नाउ दीज आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन पैरेलल बट देयर लाइन ऑफ एक्शंस आर सेम वन, इसके लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से पैरेलल है, एक ही पॉइंट से पास नहीं हो रहा है। तो देखिए द फोर्सेस आर पैरेलल, ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, सॉरी ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से क्या है बेटे, पैरेलल है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से पैरेलल आ रही हैं, तो पैरेलल आने का मतलब क्या हुआ, एक मिनट, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से पैरेलल आ रही हैं, तो पैरेलल आने का मतलब क्या है कि ये पैरेलल हो गई। डायरेक्शन इज ऑपोजिट तो ये अनलाइक पैरेलल हो गई। मैग्नीट्यूड सेम तो ये मैग्नीट्यूड भी सेम आ गया। एंड लाइन ऑफ एक्शंस आर डिफरेंट, ये भी प्रूफ हो गया। तो नाउ दिस, इफ ऑल दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन वी हैव अ कपल। कपल के लिए क्या है, कपल के लिए क्या क्या कंडीशन है, सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन, थर्ड वन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन, डिफरेंट, और फोर्थ क्या है, पैरेलल। व्हेन दीज 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जब ये चारों कंडीशंस आपके पास सेटिस्फाई होंगी तब आपके पास क्या चीज बनेगा, तब आपके पास कपल फॉर्म होगा। तो अब आपके देखिए बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मतलब ये स्टीयरिंग जो होता है इसके ऊपर भी पुश और पुल कर रहे होते हैं, तो वी आर फॉर्मिंग अ कपल हियर। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए ये नट ओपनर जो है इसके अंदर भी हम एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो बी अ कपल। ठीक है, तो फिर इन्होंने टॉर्क के रिलेटिवली इफ वी वांट टू कैलकुलेट द टॉर्क, अगर मुझे टोटल टॉर्क कैलकुलेट करना है तो देखिए पहला टॉर्क जो है वो ये वाली फोर्स बिल्डअप कर रही है, दूसरा टॉर्क ये फोर्स बिल्डअप कर रही है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो बताइए जो फर्स्ट फोर्स है उसके रिलेटिवली अगर मैं देखूं तो ये इसका मोमेंट आर्म होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इसका मोमेंट आर्म होगा। तो यहां पे देखिए पहली फोर्स जो F है इज मल्टीप्लाइड बाय OA, यानी कि ये वाली फोर्स जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रही है, OA से, और ये वाली फोर्स मल्टीप्लाई हो रही है OB से। तो ये वाली दोनों यानी कि एक टॉर्क ये बनेगा, एक टॉर्क ये,
एक टॉर्क टॉ 1 समझ लीजिए आप, ये पहली फोर्स है, और टॉ 2 जो है वो दूसरी फोर्स है। तो ये दोनों को लिख लिया आपने। अब आपने एफ को यहां से क्या ले लिया कॉमन, ताकि टोटल टॉर्क आए। अब एफ को कॉमन लिया तो ओ ए एंड ओ बी आ गया, यानी कि ओ ए से और ओ बी तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस असल में किसके बराबर है, फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस के इक्वल है। तो द टोटल टॉर्क ऑफ द कपल इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय ए इंटू बी। यानी कि अगर आपने टर्निंग इफेक्ट ऑफ दिस व्हील कैलकुलेट करना है, मैंने आपको बताया कि मैं जो पुश कर रहा हूं वो 5 न्यूटन फोर्स से पुश कर रहा हूं, और इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर जो है वो 1 मीटर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 1 मीटर हो गया। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, तो मेरे पास टोटल टर्निंग इफेक्ट या टोटल टॉर्क कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपके पास फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम स्टेट्स या इक्विलिब्रियम की तरफ आएंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है।